हे कल्टीवेटर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनिगेड इमॉर्टल। आज के इस वीडियो में हम एपिसोड 120 के नॉवल को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि हमने लेटेस्ट एपिसोड में देखा था, डीमन जनरल कंपटीशन में वंगलिन ने डीमन जनरल आओदी को क्रिपल कर दिया था। जुलिगो लड़की के चक्कर में पड़ गया था और वांगलिन को डीमन एम्परर की बोट में उसे कुछ एनलाइटनमेंट मिलता है। अब नॉवल में आगे गोल्डन आर्मर्ड मैन ने कहा, मेरे डीमन स्पिरिट लैंड में ये कुछ कल्टीवेटर्स मात्र लुटेरे हैं। यहाँ आने का उनका उद्देश्य एंशिएंट डीमन इनहेरिटेंस को प्राप्त करना है, इसलिए यदि वे मरते हैं तो मर जाएं। लेकिन यदि वे किसी डीमन जनरल को चोट पहुंचाने का साहस करते हैं तो उन्होंने घोर अपराध किया है। गोल्डन आर्मर्ड मैन वांगलिन से बेहद असंतुष्ट था और उसके किलिंग इंटेंट जागृत हो गया। वांगलिन ने गोल्डन आर्मर्ड मैन को कोल्ड एक्सप्रेशन से देखा। वह सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को कल्टीवेट करता था, इसलिए वह किलिंग इंटेंट बी के प्रति एक्सट्रीमली सेंसिटिव था। जब सभी डीमन जनरल्स और हेल्पर्स स्काई डीमन गेट से गुजर गए तो वह एक गर्जना के साथ धीरे धीरे बंद हो गया। गोल्डन आर्मर मैन ने वॉर ड्रम की ओर इशारा करते हुए कोल्डली कहा, डीमन एम्परर के आदेशानुसार दूसरे राउंड में बदलाव किया गया है। अब यह बैटल नहीं बल्कि इस वॉर ड्रम को बजाने की प्रतियोगिता होगी। उसके ऐसा कहते ही सभी डीमन जनरल्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और वे चमक उठे। यहाँ तक कि मोलिहाई भी कांप उठा और उसकी आंखें पहले कभी न देखी गई चमक से दमक उठी। वॉर डीमन ड्रम, ये मेरे स्काई डीमन कंट्री का एक होली ट्रेजर है। ड्रैगन लेक के बाद इसका दूसरा ही महत्व है। सामान्यतः केवल तभी जब कोई वाइस कमांडर इन चीफ के पद पर प्रमोट होता है तभी उसे यह ड्रम बजाने की अनुमति होती है। डीमन जनरल कंपटीशन पहले कभी नहीं बदली, तो आज यह क्यों बदल गई? ऐसा लगता है कि दो नए वाइस कमांडर इन चीफ चुनने का मामला आखिरकार निराधार नहीं है। कहा जाता है कि हर कमांडर इन चीफ अपना पद ग्रहण करते समय इस ड्रम को बजाता है, लेकिन इसे बजाना बेहद मुश्किल है। अब तक केवल हेवन कमांडर इन चीफ ही इसे 15 बार बजाने में कामयाब हुए हैं। डिबेट्स पहले से कहीं अधिक तीखी होने लगीं, यहाँ तक कि वांगलिन द्वारा आओदी को सीरियसली इंजर्ड से घायल करने के समय की डिबेट भी इससे कहीं अधिक कमजोर थी। गोल्डन आर्मर्ड मैन ने एक ठंडी फुफकार मारी जो पूरे स्क्वायर में बिजली की तरह गूंज उठी, जिससे सब लोग शांत हो गए। हालांकि वह डीमन एम्परर का आदेश नहीं समझ पाया, फिर भी उसने ठंडे स्वर में कहा, यह ड्रम स्काई डीमन सिटी के पहले डीमन एम्परर द्वारा छोड़ा गया था और रूमर है कि यह एक एंशिएंट डीमन की खाल से बना है जिनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। वे इसे एक बार बजाने से पहले ही एक्सप्लोड हो जाएंगे। यदि आप इसे 3 बार बजा सकते हैं तो आप स्ट्रांग हैं। यदि आप इसे 6 बार बजा सकते हैं तो आप हेवन द्वारा ब्लेस्ड जीनियस हैं। आप में से बहुत कम लोग हैं जो इसे 3 बार बजा सकते हैं। इस राउंड के टॉप 10 प्रतिभागी अगले राउंड में पहुंचेंगे। इस राउंड का नियम यह है कि डीमन जनरल्स और उनके हेल्पर्स द्वारा ड्रम बजाने की संख्या को एक साथ जोड़ा जाएगा। गोल्डन आर्मर्ड मैन के बोलने के बाद उसने लोगों को दोबारा बोलने का मौका भी नहीं दिया। उसने भीड़ में से किसी एक की ओर इशारा करते हुए कहा, डीमन जनरल यूसेन, बाहर आओ। डीमन जनरल्स के समूह से एक व्यक्ति बाहर निकला। उसकी आंखें ठंडी थीं और चलते समय उसके कवच से कर्कश आवाज आ रही थी। वह जल्द ही डीमन ड्रम के सामने पहुंच गया। जैसे ही उसने डीमन ड्रम को देखा, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और उसके हृदय में व्याप्त पावरफुल बैटल इंटेंट जागृत हो गई। उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि चुपचाप वहीं खड़ा रहा और अपने शरीर में व्याप्त डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को एडजस्ट किया ताकि वह अपनी पीक कंडीशन में रहे। आखिरकार उसे इस ड्रम को बजाने में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि उसके लिए यह ड्रम किसी होली अवशेष के समान था। गोल्डन आर्मर्ड मैन ने यूसेन को देखा और सोचा, यूसेन की कल्टीवेशन लेवल के अनुसार वह इसे 4 टाइम्स भेज सकता है। अगर उसने 5वीं बार कोशिश की तो वह क्रश जाएगा। उसने बस एक नजर डाली और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। सबकी निगाहें यूसेन पर टिकी थीं, लेकिन वह उन सब से पूरी तरह बेपरवाह था। दूसरों की दखलंदाजी से बचने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बाहरी दुनिया को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अंततः उसने अपने शरीर के चारों ओर एक ईवल ऑरा छोड़ी जो हवा में फैल गई और लगातार कंडेंस होती रही। आसपास की सीटों से डिस्कशंस की लहरें फैल गईं। दाओ ऑफ स्लॉटर को कल्टीवेट करना अत्यंत कठिन है। यूसेन ने इसका कई वर्षों तक कल्टीवेट किया है और पहले व्यक्ति के रूप में
मुझे डर है कि वह निश्चित रूप से फेमस हो जाएगा। कौन जाने, यह डीमन ड्रम किसी एंशिएंट डीमन की खाल से बना है। अगर यूसेन इसे बजा भी ले तो इसके झटके से उसे इंजर्स लग सकती है। 8 कमांडर इन चीफ्स भी यूसेन को उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहे थे। हालांकि उन्हें बाकी लोगों की तरह बोलने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस एक नजर से ही सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ रहा था। यद्यपि 6 वाइस कमांडर इन चीफ्स के पास कमांडर इन चीफों जैसी अंतर्दृष्टि नहीं थी, फिर भी उनकी कल्टीवेशन लेवल हाई था, इसलिए वे इस मामले में कुछ सुराग देख सकते थे। केवल जवान वाइस कमांडर इन चीफ ही यूसेन की ओर नहीं देख रहे थे, बल्कि वांग लिन की ओर देख रहे थे। वांग लिन, मुझे आश्चर्य है कि तुम इसे कितनी बार बजा सकते हो। जैसे ही वह यह सोच रहा था, जुआन के वाइस कमांडर इन चीफ ने ठंडी सी आवाज में कहा, तुम बस देखते रहो, ये व्यक्ति उतना सीधा साधा नहीं है जितना तुम सोचते हो। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक यूसेन ने अपनी आंखें खोली और ऐसा लगा जैसे वॉर गॉड उसके शरीर में अवतरित हो गए हों। उसकी आंखों से निकलने वाला प्रकाश चंद्रमा के समान चमकीला था। यूसेन के मुख से एक ऐसी दहाड़ निकली जो किसी बाघ या ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थी। फिर वह म्यान से निकली तलवार की तरह हवा में उछला और सीधे डीमन ड्रम की ओर उड़ गया। हवा में रहते हुए उसकी 2 फिंगर्स ने स्वॉर्ड का रूप ले लिया। उसी क्षण उसके शरीर की सारी एनर्जी उसकी फिंगर्स में कंडेंस हो गई। फिर उसने अपनी दोनों फिंगर्स को डीमन ड्रम की ओर घुमाकर वार किया। काला ड्रम थोड़ा सा ढस गया, लेकिन बहुत ही मामूली मात्रा में। थोड़ा सा ढसने के तुरंत बाद वह वापस उछल गया। आकाश में ड्रम की धीमी आवाज गूंजी। यह पूरे स्क्वायर में फैल गई, पूरे इंपीरियल सिटी में सुनाई दी और यहाँ तक कि स्काई डेमन सिटी के एक छोटे से हिस्से को भी प्रभावित किया। जैसे ही ड्रम बजा, यूसेन ने डीमन ड्रम से आती एक अनइमेजिनेबल फोर्स को महसूस किया। वह फोर्स उसके बॉडी को भेद रही थी। यूसेन का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भर गया। पीछे हटने के बजाय उसने एक और कदम बढ़ाया और उसकी दोनों फिंगर फिर से डीमन ड्रम पर जा लगी। टोंग! ड्रम की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। यूसेन ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और उसके चारों ओर की डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी विभिन्न चेहरों में बदल गई। इनमें से प्रत्येक चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन थे, लेकिन वे सभी तुरंत गायब हो गए। जब भी कोई चेहरा गायब होता, दूसरा चेहरा प्रकट हो जाता। सोल डिवाउरिंग स्लॉटर, फर्स्ट लेयर! यूसेन की आवाज मानो नरक की गहराइयों से आ रही थी। उसके ऐसा चिल्लाते ही दर्द से कराहते सभी चेहरों को मानो एक रास्ता मिल गया और वे पागलों की तरह यूसेन के राइट हैंड की ओर दौड़ पड़े। उसके पूरे राइट हैंड से चकाचौंध कर देने वाली ब्लू लाइट निकली। यूसेन ने एक दहाड़ मारी, फिर अपने राइट हैंड से पाम बनाकर डीमन ड्रम पर जोरदार प्रहार किया। इससे पहले कि वह डीमन ड्रम को छूता, उस फोर्स से उत्पन्न हवा ड्रम पर जा गिरी। तीसरे ड्रम की ध्वनि पूरी दुनिया में गूंज उठी। इस क्षण आसपास मौजूद हर कोई हिल गया। पाम से उत्पन्न हवा का उपयोग करके ड्रम बजाने के पीछे कुछ तरकीबें थीं, लेकिन इससे पता चला कि यह सोल डिवॉरिंग स्लॉटर स्पेल कितना पावरफुल था। हवा थमने के बाद यूसेन ने अपने राइट हैंड से ड्रम को दबाया। तीसरी घंटी बजते ही चौथी घंटी तुरंत बज उठी। दोनों आवाजें गरजते बादलों की तरह फैल गईं। यूसेन ने तुरंत अपना राइट हैंड पीछे खींच लिया और पीछे हट गया। फिर वह हजारों फीट पीछे हटता गया और अंत में संभल गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने खुद को खून की उल्टी करने से रोकने की पूरी कोशिश की। उसका राइट हैंड कांप रहा था और उसमें कोई संवेदना नहीं बची थी। उसने उस स्पेल के लिए अपने शरीर की 80% से अधिक डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग कर दिया था। गोल्डन आर्मर्ड मैन ने धीरे से कहा, 4 बार। डीमन जनरल यूसेन के हेल्पर, बाहर आओ। यूसेन ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। गोल्डन आर्मर्ड मैन की निगाह यूसेन से हटकर डीमन जनरल्स के बीच जाकर एक और जनरल पर टिकी। उसने पहले वांग लिन को देखा और उपहास किया, लेकिन उसे चुनौती नहीं दी। इसके बजाय उसने मोफी की ओर देखकर कहा, डीमन जनरल मोफी, बाहर आओ। उसके ऐसा कहने के बाद सारी चर्चाएं रुक गईं और सबकी निगाहें एक ही व्यक्ति पर टिक गईं। उस व्यक्ति ने कवच पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक भयानक मुखौटा लगा हुआ था। भीड़ से बाहर निकलते समय उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी चाल तेज नहीं थी, लेकिन देखने वालों को ऐसा लग रहा था मानो उसके कदमों की लय फ्रीक्वेंसी उनकी हार्ट बीट्स की फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल मेल खा रही हो। डीमन जनरल मोफी, 300 साल पहले वह डीमन जनरल्स में नंबर 1 था।
इस व्यक्ति ने अपना अधिकांश समय बॉर्डर पर बिताया। कहा जाता है कि फायर डेमन कंट्री की नजरों में मोफी का सिर बहुत कीमती है। मोफी की कल्टीवेशन वाकई मिस्टीरियस है। अब तक तो सबने उसे सिर्फ ग्रेट रोटेटिंग डिस्क स्पेल का प्रयोग करते ही देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह व्यक्ति कम से कम 5 बार ड्रम बजा सकता है। मोफी। अर्थ कमांडर इन चीफ ने मोफी को फी की ओर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह बच्चा एक बार फिर ड्रैगन लेक का अनुभव कर ले तो वह वाइस कमांडर इन चीफ्स प्रमुखों में टॉप 3 में गिना जा सकता है। पर्पल रोब्स पहने एक मिडिल एज्ड मैन जो बेहद एलिगेंट दिख रहे थे, अगर यह बच्चा 6 बार ड्रम बजा सकता है, भले ही यह उसे वाइस कमांडर इन चीफ बनने के लिए पर्याप्त न हो, मैं उसकी सिफारिश जरूर करूंगा। जैसे ही मोफी बेफिक्री से डीमन ड्रम की ओर बढ़ा, सबकी निगाहें उसके हर कदम पर टिक गईं। जब वह उस ड्रम से 100 फीट की दूरी पर था, तो वह रुक गया और उसे देखने लगा। उसने बिना समय बर्बाद किए अपने शरीर को संभाला और हवा में मुक्का मारा। ड्रम की आवाज दबी हुई गड़गड़ाहट की तरह पूरे चौक में गूंज उठी। मोफी का कवच मानो किसी तेज हवा से उड़ रहा हो और उसमें से जोरदार चटकने की आवाजें आ रही थीं। उसके बाल भी हवा से बुरी तरह पीछे की ओर उड़ रहे थे, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, मानो जमीन पर जरा पड़ा हो। उसके चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशंस नहीं बदला था। तो यह इतना मुश्किल नहीं है। यह व्यक्ति हंसते हुए 10 फीट आगे बढ़ा और एक और मुक्का मारा। डोंग। मोफी रुका नहीं। वह 10 फीट और आगे बढ़ा और हवा में एक और मुक्का मारा। डोंग। स्काई डीमन सिटी के ऊपर आकाश में ड्रम की 3 घंटियों की गूंज किसी एंशिएंट डीमन की दहाड़ जैसी थी। ड्रम की आवाज अंतहीन रूप से गूंजती रही। कुछ दर्शकों के पास पर्याप्त डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, इसलिए उन्हें इंटरनल इंजरीज आईं। 3 बार ड्रम बजाने के बाद मोफी एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि उसे लगा कि डीमन ड्रम से एक अनइमेजिनेबल फोर्स उसकी ओर तेजी से बढ़ रही है। उसने एक और कदम बढ़ाया और उग्र लहरों के बीच एक अविचल चट्टान की तरह स्थिर हो गया। उसके शरीर के चारों ओर का कवच बुरी तरह कांप उठा, लेकिन जब उसने अपनी डिमोनिक ऑरा फैलाई तो वह स्थिर हो गया। मोफी की आंखें जलती हुई मशालों की तरह चमक उठीं और उसने गंभीर एक्सप्रेशंस दिखाते हुए खुद से बुदबुदाया, इंटरेस्टिंग। वह 10 कदम और आगे बढ़ा और एक मुक्का मारा। डोंग। उसने एक मुक्का मारने के बाद भी नहीं रुका और दूसरा मुक्का मार दिया। डोंग। मोफी लगातार आगे बढ़ता रहा और डीमन ड्रम से अपनी दूरी कम करता गया। हर कदम पर वह एक मुक्का मारता था। डोंग। 6ठी घंटी बजते ही लगभग सभी दर्शक खुशी से चिल्लाने लगे। हेवन कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी कमांडर इन चीफ्स ने मोफी की टैलेंट की प्रशंसा की। आसपास के लोगों से जयकारे गूंज उठे। जो 6 बार ड्रम बजा सके, उसे तो मानो हेवन ब्लेस्ड जीनियस व्यक्ति माना जा सकता है। 6 बार ड्रम बजाने के बाद भी उसे कोई इंजर्स नहीं आई, बल्कि वह शांत था। यही बात उसे बाकी सभी डीमन जनरल्स से कहीं ऊपर ले जाती है। यहाँ तक कि गोल्डन आर्मर्ड मैन ने भी सिर हिलाया। मोफी की टैलेंट के प्रति उसकी प्रशंसा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। क्या 6 घंटियां मुझे रोक सकती हैं? मोफी की आंखें चमक उठीं और वह हवा में उछलकर डीमन ड्रम पर जोर से जा गिरा। डोंग। 7वीं घंटी की गूंज सुनाई दी। यह 7वीं आवाज पहली 6 आवाजों से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था मानो इसमें डीप किलिंग इंटेंट छिपा हो। मोफी का हमेशा शांत रहने वाला चेहरा पहली बार बदल गया और बिना किसी हेजिटेशन के वह तेजी से पीछे हट गया। जैसे ही वह पीछे हटा, उसके शरीर पर लगा कवच राख में बदल गया और बिखर गया। मोफी का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, लेकिन उसने खुद को रोका, एक जोरदार दहाड़ लगाई और एक बार फिर आगे बढ़ा। इस बार उसके हाथों ने सील्स बनाई और उसके शरीर से एनर्जी की धाराएं निकलीं, जिससे एक क्रिस्टल जैसा मिरर उसके चारों ओर घूमने लगा। उसने अपनी फिंगर से ड्रम पर प्रहार किया और डीमन ड्रम एक बार फिर बज उठा। यह 8वीं बार था। मोफी पर एक और भी वायलेंट बैकलैश हुआ, जिससे उसके चारों ओर के सभी क्रिस्टल मिरर्स चकनाचूर हो गए। हालांकि मिरर ने फोर्स को काफी हद तक कम कर दिया था, लेकिन जब वह बैकलेस मोफी के शरीर पर पड़ा तो उसे संभलने से पहले 1000 फीट से अधिक पीछे हटना पड़ा। उसका मुखौटा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, जिससे उसका सुंदर चेहरा सामने आ गया। मोफी की आंखों में देखते ही वांग लिन की आंखें सिकुड़ गईं। वांग लिन की आंखों में एक मिस्टीरियस चमक थी। यह अपीयरेंस, वांग लिन ने एक नजर में ही पहचान लिया कि यह व्यक्ति बिल्कुल होंग प्रिजन की गहराई में मौजूद
ब्लैक हेयर्ड मैन जैसा दिखता है। इस समय मोफी का शरीर कांप उठा और उसने अपने मुंह में उमड़े खून को जबरदस्ती निगल लिया। फिर उसने गहरी सांस ली और मुड़कर डीमन जनरल्स की ओर चल पड़ा। इसी क्षण स्क्वायर से जोरदार जयकारे सुनाई दिए। यह आवाज इतनी तेज थी कि मानो उसने बाकी सभी आवाजों को दबा दिया हो। मोफी, डीमन जनरल्स में नंबर 1, उसके लिए 8 बार ड्रम बजाने में सक्षम होना मोफी कमांड इन चीफ्स के बाद पहले नंबर पर है। इस बार मोफी निश्चित रूप से उपाध्यक्ष कमांडर इन चीफ बनेगा। उसके पास कई मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स हैं और एक बार जब वह वाइस कमांडर इन चीफ बन जाएगा तो वह निश्चित रूप से हमारे स्काई डेमन कंट्री के लिए कई मिलिट्री विक्ट्रीज प्राप्त करेगा। हेवन कमांडर इन चीफ अभी भी शांत थे और प्रभावित होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे, जबकि अन्य 7 कमांडर इन चीफ ने मोफी की टैलेंट के लिए गहरी प्रशंसा व्यक्त की। इस बच्चे का 8 बार ड्रम बजा पाना इसे जीनियसेस बच्चों में भी जीनियस माना जा सकता है। शाबाश, बिल्कुल सही। मेरे ऑब्जर्वेशंस के अनुसार यह बच्चा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर वह सच में कोशिश करे तो शायद 9वीं बार घंटी बजा सके। इतनी यंग एज में इतना धूर्त होना एक्सट्रीमली रेयर है। वाइस कमांडर इन चीफ भी आपस में बात कर रहे थे। येलो वाइस कमांडर इन चीफ ने जुआन वाइस कमांडर इन चीफ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम अब भी हार मानने को तैयार नहीं हो? जुआन के वाइस कमांडर इन चीफ ने एक गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, यह मोफी बहुत स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग। जब मैं उसकी उम्र का था तब मैं भी उसके जितना स्ट्रांग नहीं था। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि ड्रैगन लेक में दीक्षा लेने के बाद वह मुझसे भी अधिक स्ट्रांगर हो जाएगा। लेकिन मैंने जिसे चुना है उसकी तुलना में मोफी अभी भी काफी नहीं है। येलो वाइस कमांडर इन चीफ को शुरू में इस बेट की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन अपने बराबर ताकतवर जुआन वाइस कमांडर इन चीफ को लगातार इस व्यक्ति की तारीफ करते देख उन्हें अजीब लगा। उन्हें हल्का सा आभास हुआ कि यह अब तारीफ नहीं रही, क्योंकि उन्हें जुआन वाइस कमांडर इन चीफ की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। वह बेहद हैरान हुए बिना नहीं रह सका। येलो वाइस कमांडर इन चीफ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो मैं देखना चाहता हूं कि यह व्यक्ति कितनी बार ड्रम बजा सकता है। जुआन के वाइस कमांडर इन चीफ ने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ वांग लिन को देखते हुए विचार मग्न हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, मोफी तो केवल स्ट्रांग है, जबकि यह वांग लिन तो बेहद टेरिफाइंग है। क्या आप स्ट्रांग और टेरिफाइंग की तुलना कर सकते हैं? गोल्डन आर्मर्ड मैन ने मोफी को डीमन जनरल्स की भीड़ में वापस जाते हुए देखा। उसकी आंखों में मोफी की टैलेंट के लिए प्रशंसा थी और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। डीमन जनरल मोफी के हेल्पर, बाहर आओ! ग्रीन रोब्ड एक कल्टीवेटर, जिसकी पीठ पर एक जायंट सोर्ड थी, प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वयं एक सोर्ड हो। उसके बाहर कदम रखते ही वह हरे धुएं के बादल में बदल गया और डीमन ड्रम की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह डीमन ड्रम के करीब पहुंचा, उसने हाथ से एक सील बनाई और वॉइड की ओर इशारा किया, जिससे ड्रम एक बार बजा। फिर उसका हाथ पाल्म में बदल गया। उसने एक कॉम्प्लेक्स स्पेल का जाप किया और आगे की ओर जोर से वार किया, जिससे ड्रम एक बार फिर बजा। फियर्स बैकलैश से उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने अपनी पीठ पर रखी सोर्ड पकड़ी और वार किया। सोर्ड एनर्जी की एक किरण बैकलैश और ड्रम की ड्रम बीट चीरते हुए सीधे ड्रम पर जा गिरी। ड्रम की गूंज एक बार फिर सुनाई दी। तीसरी बार बजने के बाद कल्टीवेटर का चेहरा उस पर आ रही पावरफुल फोर्स के कारण बेहद पीला पड़ गया था। हर बार जब वह ड्रम पर प्रहार करता तो उसे पिछली बार से कई गुना अधिक तीव्र बैकलैश लगता। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी और बिना किसी संकोच के पीछे हट गया। फिर उसने ड्रम पर प्रहार करने का प्रयास नहीं किया। मेरी खेती के हिसाब से 3 बार आसान है। अगर मैं पूरी ताकत लगा दूं तो 4 बार भी मुमकिन है। अगर मैंने 5वीं बार कोशिश की तो मैं बुरी तरह इंजर्ड हो जाऊंगा। मोफी की जीत तो तय है, इसलिए उसके कारण गंभीर रूप से घायल होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हरे ग्रीन रोब्ड कल्टीवेटर ने कुछ देर सोचा और भीड़ में वापस चला गया। 11 बार मोफी और उसके हेल्पर ने मिलकर इसे कुल 11 बार बजाया। इस परिणाम को देखकर कई डीमन जनरल्स के चेहरे उतर आए। इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए डीमन जनरल्स और उनके हेल्पर्स को इसे 6 बार बजाना होगा। हालांकि यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क था। आखिरकार सभी डीमन जनरल्स में से केवल एक ही मोफी था। मो लिहाई का चेहरा भी बेहद पीला पड़ गया था। उसने गुस्से से डीमन ड्रम की ओर देखा और फिर उदास एक्सप्रेशन से
वांग लिन की ओर। उसने एक आह भरी और फुसफुसाया, ब्रदर वांग, भूल जाओ, हम यह दूसरा राउंड हार गए। डीमन जनरल्स में एक और व्यक्ति था, शीशियाओ। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह डीमन ड्रम को घूरते हुए पूछ रहा था, चेन ताओ, तुम इसे कितनी बार बजा सकते हो? चेन ताओ ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर मैं फुल स्ट्रेंथ में होता तो मैं इसे 10 से अधिक बार बजा सकता था। मुझे सही संख्या नहीं पता, लेकिन अब गोली लेने के बाद भी मैं इसे केवल 7 बार ही घुमा सकता हूँ, जो मोफी से ज्यादा नहीं है। यह मोफी बेहद स्ट्रांग है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसे असेंडेंट स्टेज से नीचे के स्तर पर नंबर 1 माना जा सकता है। असेंडेंट कल्टीवेटर्स करने वालों को भी उसका मुकाबला करने के लिए मिड स्टेज पर होना पड़ेगा। शीशियाओ ने मोफी को देखते हुए अपने किलिंग इंटेंट जाहिर कर दिए, जिसने मुड़कर ठंडी सी सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थीं और कल्टीवेशन कर रहा था। इनके अलावा डीमन जनरल्स में कई ऐसे लोग भी थे जो ये हिसाब लगा रहे थे कि वे कितनी बार ड्रम बजा सकते हैं और टॉप 10 में प्रवेश करने की उनकी कितनी संभावना है। गोल्डन आर्मर्ड मैन ने भीड़ को ठंडे लहजे में देखा। उसकी आंखों में उपहास था। उसने वांग लिन की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, तुम बाहर आओ। वांग लिन शांत एक्सप्रेशन से स्क्वायर के टॉप पर पहुंचे। उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उन्होंने गोल्डन आर्मर्ड मैन को देखा और शांत एक्सप्रेशन से कहा, मुझे तुम नहीं कहा जाता, मेरा नाम वांग लिन है। गोल्डन आर्मर्ड मैन ने अपनी आंखों में छिपी किलिंग इंटेंट को छुपाए बिना कहा, वांग लिन, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? वांग लिन ने कहा, बोलो। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम 5 बार ड्रम नहीं बजा सकते। अगर बजा पाए तो मैं तुम्हें डीमन एम्परर के सामने रेकमेंड करूंगा और गारंटी देता हूं कि तुम्हें कम से कम डीमन जनरल का पोजीशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर हारे तो तुम्हें डीमन जनरल्स को चोट पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर शर्त लगाने की हिम्मत नहीं है तो इस मंच से दफा हो जाओ और स्काई डीमन सिटी से निकल जाओ। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। गोल्डन आर्मर्ड मैन के बोलते ही चारों ओर डिस्कशंस की आवाजें गूंज उठी। इसे 5 बार बजाना? हालांकि इस फॉरेनर ने आओदी को हरा दिया, लेकिन इस ड्रम को बजाना एक असली परीक्षा है। मुझे लगता है कि वह ज्यादा से ज्यादा इसे 3 बार बजा सकता है और यह भी काफी अच्छा माना जाता है। आओदी तो ज्यादा से ज्यादा इसे 1 बार ही बजा सकता है। आओदी को डीमन जनरल्स में केवल मध्य स्तरीय इंक माना जाता है। शीशियाओ, मोफी, यूसेन और कई अन्य आसानी से उसे हरा सकते हैं। वांग लिन द्वारा आओदी को हराना कोई खास मायने नहीं रखता। गोल्डन चीफ स्टीवर्ड के साथ इस फॉरेनर पर शर्त लगाना इंटरेस्टिंग होगा। येलो वाइस कमांडर इन चीफ ने जुआन वाइस कमांडर इन चीफ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपने जिस व्यक्ति को चुना है उसका भाग्य खराब है। जुआन वाइस कमांडर इन चीफ ने वांग लिन की ओर देखा और फिर नाक सिकोड़ते हुए कहा, गोल्डन चीफ स्टीवर्ड को एक बड़ा झटका लगने वाला है। वांग लिन ने गोल्डन आर्मर्ड मैन को शांत एक्सप्रेशन से देखा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि जब उसकी यह हल्की सी मुस्कान जुआन के वाइस कमांडर इन चीफ की नजरों में पड़ी तो वह खुद को सिहरने से रोक नहीं पाया। जुआन के वाइस कमांडर इन चीफ ने दांत भींचे और सोचा, जब उसने मुझ पर हमला किया था तब भी वह इसी तरह मुस्कुरा रहा था। वांग लिन ने हल्की सी मुस्कान दी। मुझे डीमन एम्परर से रेकमेंड करवाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। गोल्डन आर्मर्ड मैन ने तिरस्कार प्रकट करते हुए कहा, तुम शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करते। वांग लिन की आवाज हेल के 9th लेवल से आने वाली ठंडी हवा जैसी थी। मुझे तुम्हारा एक हाथ चाहिए। इस वाक्य ने सबको चौंका दिया। ठीक उसी क्षण वांग लिन डीमन ड्रम की ओर बढ़ गया। गोल्डन आर्मर्ड मैन की आंखों में हल्का सा किलिंग इंटेंट झलक रहा था और वह मुस्कुराया, अगर तुम इसे 5 बार से ज्यादा बजा सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे, अगर तुम इसे 10 बार बजा सकते हो तो मैं तुम्हें अपने दोनों हाथ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यह वांग लिन हद से ज्यादा एरोगेंट है। मुझे लगता है कि वह अपनी एबिलिटी से ज्यादा ही समझ रहा है। भला ड्रम बजाना इतना आसान कैसे हो सकता है? जब इस व्यक्ति को डीमन ड्रम की बैकलैश झेलनी पड़ेगी तब उसे पता चलेगा कि वह कितना गलत था। यह मोह लिहाई के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे डर है कि इस व्यक्ति की वजह से अगले 300 वर्षों तक उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। वांग लिन का चेहरा शांत था और वह डीमन ड्रम की ओर चल पड़ा। वह बड़ी शांति से चला और ठीक डीमन ड्रम के सामने रुक गया। उसने दूर से ड्रम बजाने की कोशिश नहीं की ताकि उसके बैकलैश को कम किया जा सके। डीमन ड्रम के ठीक नीचे पहुंचते ही वांग लिन हवा में तैरने लगा। उस विशाल डीमन ड्रम को देखकर उसे ऐसा लगा
मानो उससे हल्की सी फिशी स्मेल आ रही हो। इस ड्रम की सतह मिरर की तरह चिकनी नहीं थी, बल्कि उस पर कई कनकेव पॉइंट्स और बारीक नसें थीं। यह बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की खाल के टुकड़े जैसा था। एंशिएंट डीमन की खाल। वांग लिन ने अपना राइट हैंड बढ़ाया और डीमन ड्रम को छुआ। छूते ही उसे फोर्स की वेव्स महसूस हुईं, जो उसे पीछे धकेल रही थीं। वांग लिन की आंखें सिकुड़ गईं। इस समय सभी लाइफ सील्स उसके शरीर पर एकत्रित हो गए थे। 3000 से अधिक लाइफ सील्स ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। शर्त लगाओ, मैं इसे 5 से ज्यादा बार मार सकता हूँ। वांग लिन ने अपने थैले पर हाथ पटका और उसमें से वाइन का जग निकाला। जग वाइन से भरा हुआ था। उसने उसे अपने लेफ्ट हाथ से पकड़ा और एक बड़ा घूंट लिया, फिर मुस्कुराया। गोल्डन आर्मर लॉर्ड, ध्यान से देखो। वांग लिन ने अपने राइट हैंड से एक सील बनाई और फिर डीमन ड्रम पर प्रहार किया। डोंग। ड्रम की आवाज गरजते बादलों की तरह स्क्वेयर और आसमान में गूंज उठी। वांग लिन का शरीर बिल्कुल नहीं हिला। उसने अपनी मुट्ठी 3 इंच पीछे खींची और ऐसा करते ही उसने एक बार फिर मुक्का मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लगातार 4 बार। ड्रम से निकली ये चारों घंटियां एक ही समय पर निकलीं। पहली घंटी से टकराईं और चुपचाप आपस में मिल गईं। इससे ध्वनि का एक ऐसा तूफान पैदा हुआ जो ड्रम की ध्वनि को सेंटर मानकर चारों ओर बेतहाशा फैल गया। स्क्वायर धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगा, मानो उसके नीचे कोई जायंट अर्थ ड्रैगन चल रहा हो। आकाश में ड्रम की गड़गड़ाहट और भी पावरफुल हो गई। दर्शक दीर्घा में बैठे अनगिनत लोग इस एक साथ बजने वाले ड्रम की थाप से सीरियस इंटरनल इंजरीज के कारण खून की उल्टी करने लगे। उस तेज आवाज से कई लोग तो पूरी तरह बेहोश ही हो गए। हेवन कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी 7 कमांडर इन चीफ्स सब खड़े हो गए और अविश्वास भरी निगाहों से देखने लगे। स्क्वायर पर खड़े गोल्डन आर्मर्ड मैन के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। ड्रम की 5 जोरदार बीट्स उतनी चौंकाने वाली नहीं थीं, लेकिन असल में सबको चौंका देने वाली बात यह थी कि वांग लिन का शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला। येलोविस कमांडर इन चीफ ने चिल्लाकर कहा, यह इम्पॉसिबल है। जुआन के विस कमांडर इन चीफ ने सोचा, हम क्या इम्पॉसिबल नहीं है? जब तक बात वांग लिन की है, तब तक क्या इम्पॉसिबल नहीं है? उन्होंने एक लंबी सांस ली। अगर वह एरोगेंट न होते और यहाँ मौजूद बाकी लोगों की तरह वांग लिन को कम न आंकते, तो आज तक इंजर्ड न होते। हेवन कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी कमांडर इन चीफ्स खड़े हो गए और उनकी निगाहें शार्प सोर्ड की तरह वांग लिन पर टिकी थीं। उनके दिलों में सदमे और अविश्वास की लहरें उठ रही थीं। उनके नीचे के सभी वाइस कमांडर इन चीफ पूरी तरह से स्तब्ध रह गए और वांग लिन को घूरते हुए उनके दिल बुरी तरह कांप रहे थे। यह कहना ही पड़ेगा कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे 5 बार बजा सकते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग लगातार 5 बार बजा सकते थे। लेकिन जब 5 घंटियां एक साथ बजती थीं, तो उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंग को हेवन शेकिंग कहा जा सकता था। इस तरह के वायलेंट बैकलैश को कोई डीमन जनरल सहन नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जीनियस डीमन जनरल मोफी भी लगातार 3 हमलों को ही झेल पाया। चौथा हमला होता तो वह निस्संदेह हार जाता। फिर भी वांग लिन लगातार 5 बार घंटी बजाने में कामयाब रहे। अगर कंबाइंड शॉक वेव से वांग लिन सीरियसली इंजर हो जाते या उन्हें बुरी हालत में पीछे हटना पड़ता, तो शायद लोग अनिच्छा से ही सही इसे स्वीकार कर लेते। लेकिन यह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हिला। वह डीमन ड्रम के बगल में ऐसे तैर रहा था मानो उसने खुद उसे बजाया ही न हो, या ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नॉर्मल ड्रम पर प्रहार कर रहा हो, क्योंकि ध्वनि का कोई रिबाउंड ही नहीं हुई। यह कैसे संभव है? मैं गलत तो नहीं हूँ? उसने तो यूं ही 5 बार घंटी बजा दी। यहाँ जरूर कोई समस्या है। इस कल्टीवेटर ने जरूर कोई कुटिल मेथड अपनाया होगा। यूसेन ने बड़ी मेहनत से 4 बार घंटी बजाई, लेकिन इस व्यक्ति ने बड़ी आसानी से 5 बार घंटी बजा दी। मोफी ने तो 8 बार घंटी बजाई ही थी, और यह व्यक्ति इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता। भीड़ में हैरानी भरी चीखें गूंज उठीं। वे वांग लिन की फिगर से अनफेमिलियर नहीं थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक डीमन जनरल को सीरियसली इंजर करने में कामयाबी हासिल की थी, जिससे उनकी छवि लोगों के मन में इम्प्रिंट हो गई थी। हालांकि स्काई डेमन सिटी के इन मिनिस्टर्स, लेडीज और विभिन्न अधिकारियों को नहीं लगता था कि वांग लिन इतना स्ट्रांग था। उनकी नजर में आओदी की हार और सीरियसली इंजर्ड होने का मुख्य कारण यही था कि आओदी बहुत कमजोर थी। अगर वांग लिन का सामना
मोफी या शीशियाओ जैसे लोगों से होता तो वह निस्संदेह हार जाता। इस बात को लेकर सभी बहुत आश्वस्त थे। हालांकि अब यह वांग लिन, जिसे वे बहुत नापसंद करते थे, लगभग तुच्छ तरीके से 5 बार ड्रम बजाने में सक्षम था। इस सीन ने सबको चौंका दिया। कुछ लोगों को तो यह भी शक था कि डीमन ड्रम टूट गया है। हालांकि जब उन्होंने देखा कि उनके आसपास के कुछ लोग सीरियसली इंजर्ड या नॉक्ड आउट पड़े हैं और उनके शरीर में व्याप्त राक्षसी आध्यात्मिक ऊर्जा बेकाबू हो रही है, तो उन्हें अपनी आशंका का एहसास हुआ। उनके शरीर से डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी के लगभग झटके से बाहर निकल जाने के एहसास ने तुरंत ही इस विचार को खारिज कर दिया कि डीमन ड्रम टूटा हुआ है। साथ ही बीच में डीमन ड्रम की आकृति वाला क्रैक्ड हुआ वर्ग यह दर्शाता है कि पहले का इम्पैक्ट कितना पावरफुल था। लगभग सभी कमांडर इन चीफ्स ने ठंडी सांस ली। यूसेन ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और वांग लिन से लड़ने का विचार पूरी तरह से त्याग दिया। एकमात्र महिला डीमन जनरल जी लियान ने पूरे शरीर को ढकने वाला कवच पहन रखा था। हालांकि यह कवच पूरे शरीर को ढकने वाला था, फिर भी यह बेहद खुला हुआ था, जिससे उसके खूबसूरत कर्व्स उभर कर दिख रहे थे। उसके बैंगनी रंग के दस्तानों से उसकी मोती जैसी सफेद भुजाएं दिखाई दे रही थीं। उसके टॉप ने उसके स्तनों को ढक रखा था और उसकी पतली कमर झलक रही थी। एक काला टैटू उसकी बर्फ जैसी सफेद गर्दन से शुरू होकर उसकी छाती से होते हुए उसकी कमर तक फैला हुआ था। उसके शरीर का निचला कवच पत्तों की तरह लिपटा हुआ था, जो उसके चारों ओर लिपटा हुआ था और उसके सुडौल नितंबों को ढके हुए था। उसकी सुंदर टांगों पर कवच था। वह एक वीरांगना का आभास करा रही थी। इस महिला ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। केवल उसकी खूबसूरत आंखें ही दिखाई दे रही थीं और वांग लिन को देखते हुए वे आंखें चमक रही थीं। डीमन जनरल्स में से शीशियाओ की आंखें चमक उठीं जब उसने ध्यान से वांग लिन को देखा। चेन ताओ ने धीरे से फुसफुसाया, मैंने पहले ही कहा है कि यह व्यक्ति बेहद शक्तिशाली है। शीशियाओ ने ठंडी सी घुरघुराहट भरी आवाज निकाली और एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा गंभीर हो गया। डीमन जनरल्स में से केवल मोफी ने वांग लिन की ओर नहीं देखा। इसके बजाय वह चुपचाप दूर होराइजन को निहार रहा था। दालू सोर्ड सेक्ट का कल्टीवेटर वांग लिन को खुलेआम किलिंग इंटेंट से घूर रहा था। इस शोरगुल के बीच गोल्डन आर्मर्ड मैन का चेहरा एक्सट्रीमली अगली था। उसने डीमन ड्रम की ओर देखा और उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं। वांग लिन ने ड्रम से अपना राइट हैंड हटाया और मुड़कर गोल्डन आर्मर्ड मैन की ओर देखा। उसके मुड़ते ही सारा शोर थम गया और सबकी निगाहें वांग लिन पर टिक गईं। वांग लिन ने गोल्डन आर्मर्ड मैन की ओर इशारा करते हुए शांत एक्सप्रेशन से कहा, तुम हार गए। पहले ड्रम बजाने से उत्पन्न हुई रिबाउंड फोर्स को वांग लिन के शरीर के चारों ओर मौजूद लाइफ सील्स आर्मर ने रोक दिया था। हालांकि यह रिबाउंड फोर्स अत्यंत पावरफुल था, इसलिए इसे पूरी तरह से निष्क्रिय करने के लिए 2000 से अधिक लाइफ सील्स की लेयर्स की आवश्यकता पड़ी। लाइफ सील्स को तब तक डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था जब तक कि सभी 3000 से अधिक सील्स एक ही पल में डिस्ट्रॉय न हो जाएं, अन्यथा वे पुनः प्राप्त हो जाती। यही लाइफ सील्स की ट्रू स्ट्रेंथ थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रे रोब्ड ऑल सीयर ने कहा था कि उनके पास 1 बिलियन लाइफ सील्स हैं और यदि प्लैनेट तियान्युन एक्सप्लोड भी हो जाए तो भी वे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार की डिफेंसिव पावर वाला स्पेल एक्सट्रीमली रेयर है। गोल्डन आर्मर्ड मैन ने वांग लिन की बातें सुनकर अपना चेहरा और भी हर्ट कर लिया। उसने ठंडी सी घुरघुराहट भरी आवाज में कहा, मैंने कहा था कि तुम 5 घंटियों से ज्यादा नहीं बजा सकते। क्या तुम मूर्ख हो जो मेरी बात का मतलब नहीं समझते? तुमने 5 बार घंटी बजाई और यह 5 से ज्यादा नहीं है, इसलिए यह तुम्हारी जीत नहीं है। जब उसने ऐसा कहा तो स्टैंड में बैठे कुछ लोगों को लगा कि इस गोल्डन आर्मर वाले मुख्य प्रबंधक का नैतिक स्तर बहुत ही घटिया है। वांग लिन ने गोल्डन आर्मर्ड मैन को ठंडी निगाहों से देखा, फिर अपने राइट हैंड से मुट्ठी बनाकर अपने पीछे रखे डीमन ड्रम पर प्रहार किया। डोंग! ड्रम की छठी घंटी बजी और पूरे चौक में गूंज उठी। घंटी की इस आवाज से सबकी धड़कनें तेज हो गईं। डीमन ड्रम से अचानक एक पावरफुल रिबाउंड फोर्स उत्पन्न हुआ, मानो तेज हवा का झोंका वांग लिन के बालों को पीछे की ओर उड़ा रहा हो। पहले से ही चकनाचूर हो चुका स्क्वायर फिर से हिलने लगा, मानो उसके नीचे कोई जायंट ड्रैगन चल रहा हो। वांग लिन का राइट हैंड रुका नहीं। उसने ठंडे लहजे में गोल्डन आर्मर्ड मैन को देखा, जिसका चेहरा और भी उदास था
और अपने राइट हैंड के मुक्के से एक बार फिर प्रहार किया। डोंग! ड्रम की 7वीं ध्वनि आकाश में गूंज उठी। यदि डीमन ड्रम की पहली 6 घंटियों को प्रचंड लहरें माना जाए, तो 7वीं घंटी की रिबाउंड फोर्स को प्रलयकारी बाढ़ माना जा सकता है। डीमन जनरल मोफी बिना घायल हुए 6 बार तक इसे घुमा सका, लेकिन 7वीं बार घुमाते ही उसे पीछे हटना पड़ा और उसका कवच चकनाचूर हो गया। इससे पता चलता है कि 7वीं बार घुमाने पर कितना पावरफुल रिबाउंड फोर्स लगा। 7वीं घंटी बजी और ठीक उसी क्षण आकाश का रंग बदल गया। डीमन ड्रम की ध्वनि केंद्र में थी और एक तूफान बेतहाशा फैलने लगा। वांग लिन का राइट हैंड स्थिर था और वह हवा में सीधा खड़ा था। उसका राइट हाथ अभी भी डीमन ड्रम को छुए हुए था। तभी उसकी निगाह गोल्डन आर्मर्ड मैन पर पड़ी। इस 7वीं घंटी के कारण आकाश में गड़गड़ाहट की आवाजें उत्पन्न हुईं और वांग लिन की आवाज धीरे धीरे इन गड़गड़ाहटों के बीच से सुनाई देने लगी। अब तक 7 बार! गोल्डन आर्मर्ड मैन का चेहरा वांग लिन को घूरते हुए फड़क उठा और उसने कहा, मैं डीमन एम्परर को तुम्हारी रिकमेंडेशन करूंगा। वांग लिन ने सिर हिलाया और शांत एक्सप्रेशन से कहा, मुझे तुम्हारा एक हाथ चाहिए। गोल्डन आर्मर्ड मैन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भरा हुआ था और वह चिल्लाया, फिर से कहो, मुझे तुम्हारा एक हाथ चाहिए। वांग लिन की यह आवाज निकलते ही उसके राइट हाथ ने एक बार फिर डेमन ड्रम पर प्रहार किया। डोंग! ड्रम की 8वीं ध्वनि हजारों लहरों की तरह फैल गई। यह ध्वनि वांग लिन के शब्दों के साथ गूंजी और चारों दिशाओं में बेतहाशा फैलने लगी। मुझे तुम्हारा एक हाथ चाहिए। इस क्षण ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में बस यही एक आवाज बची हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वांग लिन ने डीमन ड्रम की 8वीं अंगूठी की शक्ति का उपयोग करके हेवंस को इफेक्ट किया था। आकाश में गर्जना गूंज उठी, मानो आकाश कोलैप्स होने वाला हो। कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट के बीच वह वाक्य ऐसा लगा जैसे वांग लिन ने नहीं, बल्कि हेवन ने कहा हो। धरती! यह दुनिया की गर्जना थी। ऐसा लगा जैसे गॉड्स ने धरती पर अपनी आंखें खोली हों। यह ध्वनि दुनिया का रिप्रेजेंटेड करती थी। ड्रम की ध्वनि से हेवंस एंड अर्थ फ्यूज्ड होकर वह सेंटेंस बना। यद्यपि वह सेंटेंस बिजली की गड़गड़ाहट जितना तेज नहीं था, फिर भी उससे कहीं अधिक चौंकाने वाला था। इस अनइमेजिनेबल फोर्स के कारण गोल्डन आर्मर्ड मैन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। उसके कान बजने लगे और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उस क्षण उसे ऐसा भ्रम हुआ कि वह दुनिया का सामना कर रहा है। उसके शरीर के भीतर की स्पिरिचुअल एनर्जी बेकाबू हो गई और उसके मन में अपनी बांह काटने की भी हल्की सी इच्छा जाग उठी। आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनमें पहले की तरह बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी, इसलिए पूरा स्क्वायर असामान्य रूप से शांत हो गया था। दर्शकों में से कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर बाकी सभी को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर वांग लिन ने अभी उनसे ऐसा कहा होता तो वे अपनी बाहें काट लेते। अभी जो आवाज आई वह हेवन की शक्ति थी। अभी जो आवाज आई वह लॉ थी। हेवन से आने वाले मैजेस्टिक एंड डोमिनेटिंग वर्ड्स थे। डीमन जनरल्स के बीच मोफी ने पहली बार आकाश से अपनी निगाहें हटाकर वांग लिन पर डाली। सभी कमांडर इन चीफ्स में से हेवन कमांडर इन चीफ को छोड़कर, जिन्होंने अभी तक वांग लिन की ओर नहीं देखा था, बाकी 7 कमांडर इन चीफ्स के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। वांग लिन को देखते ही उनकी आंखों में मैजिक चमक दिखाई दी। लॉ का आह्वान करने वाले वर्ड्स! 7 कमांडर इन चीफ्स ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में सदमा देखा। उनमें से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जिस क्षण वह आवाज आई, हेवन कमांडर इन चीफ की हमेशा बंद रहने वाली आंखें थोड़ी सी खुल गईं और उनमें थोड़ी सी उलझन दिखाई दी। वाइस कमांडर इन चीफों में येलो वाइस कमांडर इन चीफ पूरी तरह से चौंक गए और जुआन वाइस कमांडर इन चीफ ने आह भरी। गोल्डन आर्मर्ड मैन का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। उसने वांग लिन को घूरते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी वॉइस ड्रम की पावर से फ्यूज्ड हो गई है और इस प्रकार तुमने हेवन की पावर को बोरोड कर लिया है। दुर्भाग्य से तुमने डीमन ड्रम की पावर को भी बोरोड कर लिया है। यदि तुम अपने स्ट्रेंथ से ही इवोक लॉ प्राप्त कर सकते तो मेरे आर्म्स की चिंता छोड़ दो, यहाँ तक कि यदि तुम मेरा जीवन भी चाहो तो मैं स्वयं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो पार्ट यही खत्म होता है, मगर इसके आगे का पार्ट 2 बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा।
आगे का एपिसोड देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।